हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कोचिंग सेंटर का निदेशक अरविंद सर आज आप लोगों के लिए जीएस में इतिहास का एक टॉपिक गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से संबंधित कुछ प्रश्न एवं उसका उत्तर डिस्कशन सहित लेकर आया हूँ। आप ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को सुनेंगे और प्रश्न का उत्तर भी देखेंगे जो डिस्कशन आपके सामने व्याख्या किया गया है। इससे सबसे पहला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में व्यापारियों का प्रमुख क्या कहलाता था। गुप्त काल में व्यापारियों का प्रमुख क्या कहलाता था, तो इसका आंसर होगा श्रेष्ठी। कैसे होगा, तो इसका डिस्कशन आप देख सकते हैं कि गुप्त युग में व्यापारिक प्रगति हुई, नगर बड़े बड़े एवं चौड़ी सड़कों का निर्माण हुआ जिसमें भड़ौच, उज्जैनी, प्रतिष्ठान, विदिशा, प्रयाग, पाटलिपुत्र, वैशाली, ताम्रलिप्ति, मथुरा, यही छत्र, कौशाम्बी आदि प्रमुख नगर थे। व्यवसाय एवं उद्योग का संचालन श्रेणियां करती थी। श्रेणी एक ही प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों की समिति होती थी। व्यापारियों की समिति को निगम कहा जाता था और निगम का प्रधान श्रेष्ठी कहलाता था। व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल लेकर जाते समय समूह में चलते थे। इसे सार्थ तथा इसके नेता को सार्थवाह कहा जाता था। शिल्पियों के प्रमुख को प्रथम कुलिक कहा जाता था। समाहर्ता मौर्य साम्राज्य का राजस्व अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक गुप्त शासक अपनी माता की ओर से लिच्छवियों से संबंधित था। आंसर होगा समुद्रगुप्त। क्यों, तो डिस्कशन देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में कि चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात उसका सुयोग पुत्र समुद्रगुप्त 350 से 375 ईस्वी तक साम्राज्य का शासक रहा। वह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से उत्पन्न हुआ था, जिसे प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में गिना जाता है। इसकी सैन्य सफलताओं की जानकारी इसके संधि विग्रहिक एवं सचिव द्वारा लिखवाए गए प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने कविराज की उपाधि भी धारण किया था। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 350 ईस्वी तक शासक रहा। इसके समय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना था। इसने गुप्त संवत चलाया। घटोत्कच गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त का पुत्र था और इसके समय तक गुप्त साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक और उसके लेखक से मिलान करना है। जैसे हमारे पास लेखक में है शूद्रक, फिर है सुबंधु, महेंद्र वर्मन, अशोघोष, ये चारों लेखक हैं। पुस्तक में दिया है दूत काव्य, सौंदरानंद, मृच्छकटिकम, वासवदत्ता और एक पांचवा ऑप्शन भी है मत विलास प्रहसन। तो ये डिस्कशन सही देखें तो शूद्रक गुप्तकालीन विभूति थे। इनका प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम था। इसके 10 अंकों में निर्धन ब्राह्मण, चारुदत्त एवं उज्जैनी की गणिका बसंत सेना की प्रेम कथा है। प्रथम बार शूद्रक ने राज परिवार को छोड़कर समाज के मध्यम वर्ग के लोगों को अपने पात्र बनाया था। अशोघोष कनिष्क के राज दरबार को सुशोभित करते थे। इन्होंने संस्कृत भाषा में 3 रचनाएं लिखी: बुद्धचरित, सौंदरनंद, सारीपुत्र प्रकरण। सौंदरनंद महाकाव्य है। इसमें बुद्ध के सौतेले भाई सुंदर नंद के परवज्या ग्रहण करने का काव्यात्मक ढंग से वर्णन किया गया है। पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रहसन की रचना किया, जो एक हास्य ग्रंथ है। इसमें कपालिकों एवं बौद्ध भिक्षुओं पर व्यंग किया गया है।
सुबंधु ने दूत काव्य की रचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन लिखा गया है कि निम्न में से कौन सी एक कालिदास की रचना पौराणिक साहित्य में प्रचलित विषय वस्तु पर आधारित नहीं है। ऑप्शन में अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभवम और रघुवंश है। आंसर विथ व्याख्या देखते हैं तो गुप्तकालीन कवि एवं नाटककार ने ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंश, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किया था। मेघदूत की विषय वस्तु पौराणिक न होकर वियोग श्रृंगार है। जो यह कालिदास का दूसरा खंड काव्य है। इसमें धनपति कुबेर के शाप से निर्वासित एक यक्ष द्वारा अपनी विरह विधुरा कांता को मेघ द्वारा संदेश पहुंचाने का मनोरम वर्णन है। अभिज्ञान शकुंतलम में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत तथा कन्नव ऋषि पालिता कन्या शकुंतला के मिलन, वियोग, पुनर्मिलन की कथा का नाटकीय वर्णन किया गया है। कुमार संभव 17 सर्गों का महाकाव्य है। इसमें शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म की कथा वर्णित है। रघुवंश कालिदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, जिसमें दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक 40 इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का चरित्र चित्रण है। और इस प्रकार इसका आंसर होगा अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीतर गांव का ईंटों का मंदिर एक ख्याति प्राप्त गुप्त स्मारक है। निम्न में से कौन सा एक स्थापत्य लक्षण यहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा कि इसमें अर्थार्थ मेहराब का प्रयोग किया गया है। ऐसा क्यों? तो हम लोग व्याख्या देख सकते हैं। एक गुप्तकालीन कला के सर्वोत्तम उदाहरण मंदिर है। वस्तुतः मंदिर के अवशेष हमें इसी काल से मिलते हैं। इस काल के प्रमुख मंदिरों में भीतर गांव का मंदिर है। यह उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण ईंटों से हुआ है। मंदिर एक वर्गाकार चबूतरे पर बना है। इसका गर्भगृह भी वर्गाकार है। गर्भगृह के सामने मंडप है। देवगढ़ के समान भीतर गांव का मंदिर भी शिखर युक्त है। इसका शिखर लगभग 70 फुट ऊंचा है। शिखर पर चैत्याकार मेहराब बनाए गए हैं और बाहरी दीवारों में बने ताकों में हिंदू देवी देवताओं गणेश आदि, वाराह, दुर्गा, नंदी आदि की मृण मूर्तियां रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम लोग इसी टॉपिक का अगला क्वेश्चन है। यहाँ भी हम लोग का देख रहे हैं क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है। मतलब यहाँ हम लोग का पुस्तक है और उसमें लिखा गया है कि वो है क्या, उससे संबंधित। जैसे ए में है मालती माधव, पंचतंत्र, मालविकाग्निमित्र, पंच सिद्धांतिका, ये 4 पुस्तक हो गए। इससे संबंध में लिखा हुआ है ऑप्शन में, ये सब क्या क्या है। तो देखते हैं। मालविकाग्निमित्रम नाटक ग्रंथ की रचना कालिदास ने किया। यह कालिदास का प्रथम नाटक है। इसमें शुंग शासक अग्निमित्र एवं उसकी रानी की सेविका मालविका की प्रणय कथा का चित्रण किया गया है। पंचतंत्र एक कथा संग्रह है। इसकी रचना गुप्तकालीन विष्णु शर्मा ने किया। इसमें 5 भाग है। मित्र भेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रमाण एवं अपरिचित कारक। मालती माधव के रचनाकार भवभूति हैं, जो कन्नौज के शासक यशोवर्मा के दरबार में रहते थे। मालती माधव में मालती एवं माधव की प्रणय कथा का वर्णन है। पंच सिद्धांतिका एक खगोल शास्त्रीय ग्रंथ है, जिसकी रचना वाराह मिहिर ने किया था। और इस प्रकार से गुप्त काल में इतने प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी से थोड़ा सा आगे, पूर्व मध्यकालीन भारत का। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक चोल साम्राज्य का बंदरगाह नहीं था। ऑप्शन है कावेरी पट्टनम, महाबलीपुरम, सालीपुर और ताम्रलिप्ति। इसमें हम लोग देखते हैं कि कावेरी पट्टनम, महाबलीपुरम एवं सालीपुर
चोल कालीन प्रसिद्ध बंदरगाह था। कावेरी पत्तनम कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित था। यह संगम युग के प्रारंभिक चोल राजाओं की राजधानी थी, जिसका उल्लेख अनेक संगम रचनाओं में हुआ है। ताम्रलिप्ति पूर्वी भारत का प्रसिद्ध बंदरगाह था। गुप्त काल में जावा, सुमात्रा आदि दक्षिण पूर्वी देशों तथा सिंहल के लिए व्यापारिक जहाज यहाँ से आते जाते थे। इन देशों को पहुंचाने के लिए ताम्रलिप्ति अंतिम बंदरगाह था और यह पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित था, जो कि चोल साम्राज्य से बाहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक के साथ कालजयी रचना जीवक चिंतामणि संबंधित है? ऑप्शन में देख सकते हैं हम लोग क्या क्या है। तो जैन मत, हिंदू मत, बौद्ध मत और सिख मत। जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो हम लोग व्याख्या देखते हैं कि जीवक चिंतामणि की रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुपदत्त देव को दिया जाता है। यह एक आदर्श नायक के जीवन कथा है जो युद्ध एवं शांति दोनों कलाओं में निपुण है। वह एक ही साथ संत एवं प्रेमी भी है। वर्तमान रूप से इस काव्य में 3154 छंद है, जिसमें केवल 2700 मूल कवि द्वारा रचित है। तिरुपदत्तेश्वर की रचना में श्रेष्ठ काव्य के सभी गुण कहा जाता है। वह पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक राजपूत राजवंश द्वारा अपना उद्गम मिथकीय अग्निकुल से नहीं जोड़ा गया? ऑप्शन ए में परिहार, बी में चौहान, सी में चंदेल और डी में सोलंकी। अब इसका आंसर क्या होगा डिस्कशन में पहले देखते हैं कि चंदबरदाई चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था। उसने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में अग्निकुंड द्वारा राजपूतों का उत्पत्ति बताया है। इस कथा के अनुसार जब परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश कर दिया तो शासकों का अभाव हो गया। मलेच्छों तथा राक्षसों के अत्याचार बढ़ गए, पृथ्वी त्रस्त हो गई। अतः पृथ्वी का त्रास हरने के लिए वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया, जहां यज्ञ की अग्नि कुंड में 4 राजपूत कुलों का उद्भव होगा, जो कि परमार, प्रतिहार, चौहान तथा चालुक्य थे। चंदेलों को लेखों में चंद्रात्रय ऋषि का वंशज बताया गया है और इन्होंने बुंदेलखंड क्षेत्र पर राज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को इस्लामी रहस्यवाद की प्रथम पाठ्य पुस्तक कशफ उल महजूब तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? मतलब इसका लेखक कौन था? देखते हैं इसका डिस्कशन क्या हम लोग कर सकते हैं कि महमूद गजनवी के आक्रमण के पश्चात बहुत से संत एवं दार्शनिकों का भारत आगमन हुआ, जिनमें अली बिन उस्मान अल हुजविरी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। हुजविरी ने प्रसिद्ध ग्रंथ कशफ उल मजहूब की रचना किया था और ये गजनी के निवासी थे। सूफी संतों में कुतुब शाह के उपरांत फरीउद्दीन गज ये शंकर का नाम आता है। यह निर्जन प्रिय थे। ये अमीरों से संबंध रखने के सदा विरोधी थे। बाबा ने बहुत पुण्य एवं तपस्वी जीवन व्यतीत किया। वे बहुत न्यून मात्रा में भोजन करते थे। इनकी मृत्यु 1265 ईस्वी में हुई और इनके इच्छा अनुसार इनको पाक पाटन मतलब पंजाब में दफनाया गया। तो आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रहेंगे। नेक्स्ट में हम लोग मध्यकालीन भारत को कंटिन्यू करेंगे। इसमें दिल्ली सल्तनत से हम लोग प्रश्नों को प्रारंभ करेंगे।